हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। जैसा कि रिवीजन का टाइम चल रहा है तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि भाग 4 क्या कहता है। यानी कि भाग 4 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, जो कि गांधी जी के विचारधाराओं से भी मेल खाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और समाज में आर्थिक समानता रखना। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसा है कि किसी भी एक व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, तो जन्म से लेकर के जब तक कि उसका जीवन है उसे सारी सुविधाएं मिलना उस राज्य में, जैसे कि उसके हेल्थ के लिए, उसके भोजन के लिए, उसे यातायात की सुविधाएं देना, है ना। इस तरह से जितनी भी सुविधाएं उसे चाहिए राज्य के द्वारा, उसे राज्य प्रोवाइड कराए। ये सारी चीज़ों का व्याख्यान किया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। अब नीति निर्देशक तत्व में 36 से लेकर के 51 तक पूरे के पूरे अनुच्छेद वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। यानी कि आप इससे पहले आर्टिकल 12 में भी देख चुके हैं राज्य की परिभाषा। तो जो राज्य का अर्थ वहाँ है वही राज्य का अर्थ यहाँ भी है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा है कि नीति निर्देशक तत्व एक भारत सरकार या किसी प्रांत की सरकार पर ही सीमित नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस का ही कोई अधिकारी हो, कहने का मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी जो राज्य की सेवा में है, वो सभी का कर्तव्य होता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में अपना काम या अपनी हेल्प करें। क्लियर? फिर आता है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी जो जिसका जैसा कार्य होगा उसके आधार पर उसको पेमेंट दी जाएगी, कोई बेगारी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की बात तो हम भाग 9 में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें आर्टिकल सरसरी निगाहों से याद करना है और रिवीजन करना है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे हम एक बार देख रहे हैं। तो आर्टिकल 40 में क्या वर्णित है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 41 कहता है कमजोर और असहाय लोगों की सहायता करना। यानी जो भी व्यक्ति पीड़ित है, कमजोर है ना, ऐसे वर्ग में है जहाँ पे उनको सारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें हमें सारी सुविधाओं का प्रावधान करना है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? श्रमिकों की कार्यदशा पर ध्यान देना। यानी कि मान लीजिए कोई महिला मजदूर है तो उसे मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। कैसे? उसे 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा, और ये 26 सप्ताह का जो अवकाश दिया जाएगा वो सिर्फ 2 बच्चों तक के होने पर ही दिया जाएगा। अगर उसके बाद उसे बच्चे हो रहे हैं, यानी तीसरा बच्चा या चौथा, तब उसे ये लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं पे पिता को 2 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। फिर आती है बात आर्टिकल 43 की, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान। आप देख रहे हो प्रेजेंट में भी गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई चलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो प्रावधान किया गया था हमारे आर्टिकल 43 में, इसी चीज़ के लिए कि हम कुटीर उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। फिर आता है आर्टिकल 43 का। इस का में यह वर्णित है कि कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा। यानी जो भी कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन सभी को कंपनी के द्वारा फंड, बोनस, रहने की सुविधा, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है कंपनी। फिर आती है बात आर्टिकल 42 समान नागरिक संहिता का प्रावधान। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 44 में। फिर आती है बात आर्टिकल 45। इसके तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो कि आपने देखा है मौलिक अधिकारों में भी वर्णित है 21 का में, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 11वां। तो इस तरह से तीनों में ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। फिर आती है बात आर्टिकल 46। इसके तहत SC ST की शिक्षा का प्रावधान, है ना। तो ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फिर बात आती है आर्टिकल 47 नागरिकों के पोषण स्तर का प्रावधान। यानी जो भी नागरिक हैं उन्हें अच्छे से भोजन मिल पाए, उनके बच्चों को अच्छे से पोषण मिल पाए, सही न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, है ना। तो ये सारे प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं।
फिर बात आती है 48। तो 48 क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण की बात, यानी कि आप जिस एटमॉस्फेयर पे रह रहे हो उसकी सेवा करो, वहाँ पे आप प्लांट लगाओ, है ना, ताकि हमें एक स्वच्छ पर्यावरण बना रहे, एक स्वच्छ वायुमंडल बना रहे। क्लियर। फिर आती है बात आर्टिकल 49 की। तो इसके तहत ये है ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों के संरक्षण का प्रावधान, जिससे हमारे जो भी इमारत हैं ऐतिहासिक वो अच्छे से बने रहें। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की शक्ति क्या है, अलग अलग है, और दोनों के कार्य अलग है, यानी कि इनके मध्य कार्यों का विभाजन। फिर बात आती है आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 के तहत दो देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है उसका पूरा का पूरा सांचा तैयार किया गया है कि कब कहाँ कैसे कार्य करना है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी 36 से लेकर के 51 तक के जो भी फैक्ट हैं आप एक बार देख सकते हैं और उससे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।